सोलानिन। ये मांगा पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि इंसान के ड्रीम्स कितने मैटर करते हैं और उनके पूरा ना होने पर इंसान कैसे अंदर से एम्प्टी हो जाता है। इस मांगा के बाद एक बात क्लियर हो जाती है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल और अनफेयर होती है, लेकिन हमें फिर भी जीते रहना चाहिए। स्टोरी 5 दोस्तों की है जो ग्रेजुएशन के बाद टोक्यो शिफ्ट हो चुके हैं और अब उन्हें अडल्ट लाइफ की रियलिटी धीरे धीरे हिट कर रही है। स्टोरी की मेन कैरेक्टर है इनोए मीको, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेंट पर रहती है। मीको एक फुल टाइम ऑफिस जॉब करती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तानेडा पार्ट टाइम इलस्ट्रेटर है, लेकिन उसका असली पैशन म्यूजिक है। ग्रुप में बाकी मेंबर्स भी हैं। कातो एक सीनियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जीरो यामादा फार्मेसी स्टोर का क्लर्क, आई कोतानी क्लोथिंग शॉप में काम करती है। यहाँ पर आई और कातो कपल है। मांगा की शुरुआत मीको और तानेदा के कैजुअल डेली टॉक से होती है। ऑफिस में मीको क्लियरली अनहैप्पी है, उसे जॉब बोरिंग और सफोकेटिंग लगती है, लेकिन रेंट और बिल्स उसी की सैलरी से चलते हैं, इसलिए वो क्विट भी नहीं कर सकती। एक दिन वो घर आकर तानेदा से पूछती है अगर मैं जॉब छोड़ दूं तो, फिर तुरंत ही कह देती है कि ये मजाक था। लेकिन तानेदा कहता है अगर तुम चाहो तो छोड़ दो, जो होगा हम साथ में देख लेंगे, मैं सब संभाल लूंगा। इस रीअश्योरेंस के बाद मीको अगले ही दिन रेजिग्नेशन सबमिट कर देती है। जब तानेदा को पता चलता है तो वो पैनिक करने लगता है। वो बोलता है अब हम क्या करेंगे। मीको उसे याद दिलाती है कि भाई तूने ही तो कल बोला था कि तू सब संभाल लेगा। उस पर तानेदा बोलता है कि वो उस वक्त आधी नींद में था। तानेदा वहां से स्टूडियो चला जाता है और बिली और काटो भी उसके साथ होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कॉलेज टाइम में उनकी एक बैंड हुआ करती थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद टाइम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो लोग महीने में सिर्फ 2 दिन ही फन के लिए म्यूजिक बजाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टूडियो में आई और मेको भी आ जाते हैं। फिर वो लोग पुराने टाइम की तरह म्यूजिक बजाते हैं। थोड़े टाइम बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और वापस आते हुए तानेदा बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है मैं म्यूजिक बजाता हूँ, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं कि इससे कुछ कमा पाऊँ। वो बोलता है हमें सही से स्टेबल होना होगा, वरना हमारे फ्यूचर में क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। तानेदा मीको से कहता है अब तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, इसलिए अब तुम वो ढूंढो जो तुम करना चाहती हो, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर मीको जो होती है वो तानेदा को सॉरी बोलती है और कहती है मैं कल से एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगी। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। मीको तानेदा से बोलती है हमें काफी टाइम हो गया है, हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, क्यों ना कल हम जू चले। फिर तानेदा भी उस बात पर हाँ बोल देता है। लेकिन अगले ही दिन मीको की मॉम उसको विजिट करने आ जाती हैं और मीको को तानेदा को घर से बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि वो ये बात छुपाना चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। लेकिन उसकी मॉम को सब पता होता है, क्योंकि उसके घर के बाहर नेम प्लेट पर दोनों का ही नाम होता है। उसकी मॉम बोलती है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं और तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि अपने डिसीजंस खुद ले पाओ। फिर मीको अपनी मॉम को बताती है कि उसने जॉब क्विट कर दी है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है और अब तुम आगे क्या करोगी। जिस पर मीको कहती है मुझे नहीं पता, पर हम कुछ देख लेंगे। लेकिन उसकी बाप सवाल पर सवाल करती रहती है, जिसके बाद मीको कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जब उसकी मॉम उस पर और प्रेशर डालती है तो मीको प्रेशर में आके घर से भाग जाती है और उसकी मॉम भी वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि कातो को यूनिवर्सिटी में एक लड़की मिलती है, रित्सुको आयुकावा। वो भी म्यूजिक करना चाहती है और अपना बैंड बनाना चाहती है। कातो और वो एक तरह से फ्रेंड बन जाते हैं। अब इस कैरेक्टर को आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका कहानी में आगे एक क्रूशियल रोल है। हम देखते हैं मीको और तानेदा घर पर होते हैं। मीको तानेदा से सवाल करती है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद है, जिस पर तानेदा कहता है मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इसमें मजा आता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपनी बैंड दोबारा शुरू क्यों नहीं करते। जिस पर तानेदा जवाब देता है वो म्यूजिक में इतना अच्छा नहीं कि वो दूसरों से कम्पीट कर पाए और उससे पैसे कमा पाए। मीको बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बस डरते हो कि जिस म्यूजिक को तुम इतना पसंद करते हो उस पर लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे। तुम्हें पता है ये सोचना बेकार है जब तक कोई अपने मुंह से खुद ना कहे कि तुम्हारा म्यूजिक अच्छा है या बुरा। मीको कहती है मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी, तुम अपना पैशन फॉलो करो। और फिर भी उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे करने के लिए हम कुछ और डिसाइड करेंगे। तानेदा वहां से शांत होकर चला जाता है। अगले दिन हम तानेदा और बाकी लोगों को स्टूडियो में देखते हैं। तानेदा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो म्यूजिक करेगा, लेकिन वो लोग सिर्फ एक ही ट्रैक बनाएंगे जिसे वो लेबल्स और कंपनी को भेजेंगे। अगर उन्हें वो पसंद नहीं आया तो उसके बाद तानेदा म्यूजिक कम्प्लीटली छोड़ देगा। तानेदा ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो उस एक लास्ट ट्रैक पर पूरा फोकस करना चाहता था। वो सब इसके बारे में डेड सीरियस थे। कुछ दिनों के रिहर्सल के बाद वो लोग फाइनली उस ट्रैक को रिकॉर्ड करते हैं, जिसका नाम तानेदा डिसाइड करता है सोलानिन। यही इस मांगा का नाम भी है। मीको तानेदा को म्यूजिक करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वो लोग उसे रिकॉर्ड करके म्यूजिक लेबल्स और कंपनीज को भेज देते हैं। ट्रैक को सबको भेजने के बाद उनके पास बस एक ही काम बचा था, इंतजार करना। वो लोग इंतजार करते हैं
और कुछ दिनों के बाद तानेदा को एक म्यूजिक कंपनी से कॉल आती है। वो लोग उनसे मिलना चाहते थे। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचते हैं, वो कंपनी का बंदा उन्हें बताता है कि वो उन्हें एज अ बैंड लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें एज अ सपोर्टिंग बैंड काम देंगे। वो एक फोटोशूट आइडल को लॉन्च कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक बैकिंग बैंड चाहिए थी, इसलिए उन्होंने तानेदा को बुलाया था। यह सुनकर तानेदा का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो यहाँ एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था और वो मेन बैंड की तरह काम करना चाहता था। मीको ये सब देखकर समझ जाती है और उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। वो लोग वहां से वापस आ जाते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीको और तानेदा बोटिंग के लिए आए होते हैं। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक तानेदा मीको से बोलता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मीको शॉक हो जाती है, ये अचानक से क्या बोल रहा है? 6 साल का रिलेशनशिप ऐसे कौन खत्म करता है? वो बोलती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तानेदा बोलता है जब भी तुम मुझसे कुछ करने को बोलती हो तो मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या करना चाहती हो, इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर फोर्स करती हो। मीको बोलती है कि वो ब्रेकअप नहीं करेगी। तानेदा बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ गाँव जाने के लिए तैयार हो? मीको से पूछती है क्या तुम वापस जा रहे हो? तानेदा बोलता है मैं सोच रहा था, ऐसे तो यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता टोक्यो में। मीको बहुत सैड हो जाती है। वो तानेदा को बहुत कुछ बोलती है कि तुम लायर हो, तुमने कहा था तुम सब ठीक कर दोगे, वगैरह वगैरह। तानेदा अपना चश्मा ठीक कर रहा होता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। मीको उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। वहाँ आसपास के लोग उन्हें पानी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं तानेदा मीको को अपने पास बुलाता है, उसे किस करता है और कहीं चला जाता है। मीको से पूछती है तुम जल्दी वापस आ जाओगे ना? तानेदा बोलता है हाँ, लेकिन उसके बाद अगले 5 दिनों तक तानेदा वापस नहीं आता है। तानेदा के चले जाने से मीको बहुत उदास रहती है, उसे फीवर तक आ जाता है। मीको को तानेदा का वही ट्रैक मिलता है जो उन्होंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली में मीको ने कभी खुद वो ट्रैक नहीं सुना था, तो वो डिसाइड करती है उसे सुनने का, जिसके बाद मीको को पता चलता है कि वो एक फेयरवेल सॉन्ग था। मीको बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, वो रो रही होती है। ऑब्वियस सी बात है, उसका बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो 6 साल से थी, उसे बिना कुछ बताए ऐसे ही छोड़कर चला गया। मीको के फ्रेंड्स मीको को चीयर अप करते हैं। वो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, फिर एक कॉल आती है जो तानेदा की होती है। और यहाँ मुझे एक रिलीफ मिला था कि जो मैं सोच रहा था वो तानेदा ने नहीं किया। मीको तानेदा से बात करती है और बोलती है तुम कहाँ थे? तानेदा बोलता है उसने दोबारा वही जॉब ले ली है, वो भी फुल टाइम। अब वो सीरियसली इस जॉब को करेगा और म्यूजिक उसने छोड़ दिया है। वो बोलता है वो वहीं पर काम कर रहा था। मीको उसे घर बुलाती है। तानेदा बोलता है मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब तानेदा आ रहा होता है तो वो रास्ते में ही रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो म्यूजिक करना चाहता था, लेकिन उसे वो छोड़ना पड़ा। उसका दिमाग रोड से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हमें कई दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तानेदा का फ्यूनरल वगैरह सब हो चुका होता है और अब मीको एक फ्लावर शॉप पर काम कर रही होती है। हम देखते हैं वो अपने दोस्तों से मिलती है। टाइम बीत गया होता है, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं होता है। वो सब तानेदा के जाने से सैड थे। एक दिन तानेदा के फादर मीको के घर आते हैं। वो तानेदा का सामान वापस ले जाने के लिए आए थे। मीको उन्हें जाते वक्त सॉरी बोलती है। मीको तानेदा की डेथ का सारा ब्लेम खुद पर डाल रही थी। वो उसके लिए गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन तानेदा के फादर बोलते हैं जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे ये प्रूफ हो कि तानेदा एग्जिस्ट करता था, उसे कभी भूलना मत। उनकी इस बात से मीको सोच में पड़ जाती है। तानेदा के फादर वापस लौट जाते हैं और तानेदा का सामान वो वहीं पर रहने देते हैं। वो बोलते हैं मीको तुम्हारे पास ये सामान अच्छे से रहेगा। मीको को तानेदा की डायरी मिलती है। वो उस डायरी की लास्ट एंट्री पढ़ती है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है सोलाना ने एक फेयरवेल सॉन्ग तो था, लेकिन वो मीको के लिए नहीं, खुद के लिए था। तानेदा ने अपने ओल्ड सेल्फ जो म्यूजिक को पसंद करता था उसे गुड बाय बोलने के लिए वो लिखा था। हम देखते हैं अब आई एक कॉफी शॉप में काम करती है। उसे कातो मिलने आता है। कातो अब जॉब के लिए ट्राई कर रहा होता है। वो लोग ऐसे ही वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी आई बोलती है तुम जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो? क्या तानेदा के बिना तुम सही में बैंड चालू नहीं रख सकते? फिर वो कहती है कोई बात नहीं, जाने दो। फिर हम देखते हैं कातो, बिली और मीको मिलते हैं। मीको के पास गिटार होता है और वो उन दोनों से बोलती है मैं तुम्हारी बैंड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। उसने स्टूडियो भी बुक कर लिया था। मीको को गिटार बजाना नहीं आता था, इसलिए वो लोग स्टूडियो में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो लोग म्यूजिक के लिए अभी भी श्योर नहीं थे। हम देखते हैं कातो को एक कॉल आती है। उसकी जॉब लग गई थी और उसे इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए म्यूजिक बजाने चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। उसे अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। तभी उसे रित्सुको मिलती है।
वो कातो को बताती है कि उसकी बैंड ने एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता है। कातो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। रित्सुको उससे पूछती है क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। फिर वो कंटिन्यू करती है और बोलती है नेक्स्ट मंथ वो स्टेज पर परफॉर्म करने जा रही है और कोई कंपनी का बंदा है जो वहाँ शो देखने आएगा। वो कातो से कहती है क्यों ना तुम्हारा बैंड हमारे साथ प्ले करे। कातो अग्री कर लेता है क्योंकि उनके बैंड के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्हें एज अ मेन बैंड प्ले करने का मौका मिल रहा था। तो वो वापस आकर सबको बताता है और सब प्रैक्टिस में लग जाते हैं क्योंकि शो नेक्स्ट मंथ ही था। मेको उनसे बोलती है मैं सोलारिन प्ले करना चाहती हूँ। तो वो लोग वही प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रैक्टिस मंथ में ही जिसके साथ मेको फ्लावर शॉप पर काम कर रही थी उसे वो लड़का प्रपोज करता है, लेकिन वो श्योर नहीं होती और मना कर देती है। ऑब्वियसली कई सारी चीजें हो गई थी और वो कंफ्यूज्ड है। इसलिए शो से एक रात पहले बिल्ली और मेको मिलते हैं और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। फिर वो तानेदा को याद करके रोने लगते हैं। बिली बोलता है वो सेल्फिश तानेदा सब कुछ छोड़कर कैसे मर सकता है। वो तानेदा की डेथ से बहुत ज्यादा सैड होता है। एक बात तो है, भले ही तानेदा के कम दोस्त हो लेकिन वो सारे बढ़िया हैं। अब फाइनली शो का दिन आ गया है। शो से पहले वही ऑफिसर उनसे मिलने आता है जिसकी रित्सुको बात कर रही थी और सरप्राइजिंगली वो ऑफिसर वही था जिसने तानेदा का ट्रैक सुनकर उसे एज अ बैकिंग बैंड प्ले करने का ऑफर दिया था। उसका नाम होता है साइकी। वो बोलता है अब वो बदल गया है और वो रियल टैलेंट को ढूंढ रहा है। अब फाइनली उन लोगों का स्टेज पर जाने का टाइम था। मेई को पहली बार स्टेज पर जा रही थी इसलिए उसे सब लोग गुड लक बोलते हैं। मेई को स्टेज पर चढ़ती है। ऑब्वियसली वो नर्वस है बट सब लोग उसे रिएश्योरेंस देते हैं और फिर उनकी बैंड सोलारिन प्ले करती है जिसे वो सब लोग एंजॉय करते हैं। अब तानेदा की डेथ को पूरे 6 महीने बीत गए होते हैं। मेको अब टोक्यो में न्यू जॉब करने वाली है और वो जॉब की जगह के पास ही मूव कर रही है। मेको को सामान शिफ्ट कराने में उसके फ्रेंड्स मदद कर रहे हैं। वो लोग महीने में 2 बार अभी भी म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं। सारा सामान ट्रक में लोड कराने के बाद मजाक में बिल्ली मेको से 1 बिलियन येन मांगता है और सब लोग हंसने लगते हैं और बस ये मांगा यहीं पर एंड हो जाती है। ये मांगा बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं थी बट ये बताती है कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा हर बार नहीं होता। इस बात को ये मांगा बहुत अच्छे से शो करती है। लेकिन इतना सब होने पर भी हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसका एक एपिलॉग भी है जिसमें इन लोगों का 30s दिखाया गया है। उस एपिलॉग में दिखाया गया है कि इन लोगों की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है और मेको का बेबी भी होने वाला है। वो सब अब मूव ऑन कर चुके हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। चाहे लाइफ कितनी भी टफ हो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही ये मांगा सिखाती है। नेक्स्ट मांगा कौन सी एक्सप्लेन करनी है कमेंट कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।